चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अकबर के अधीन मनसबदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग का बीए या एमए में हिस्ट्री ऑनर्स है तो उसके अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, तो इससे आप असाइनमेंट भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस तरह का और वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, अकबर के अधीन मनसबदारी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, मुगलकालीन शासनकाल में अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। अकबर एक महान एवं दूरदर्शी शासक था, अतः अपनी शासन व्यवस्था को कमियों को दूर करने में वह सफल रहा। अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि वह देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशा को सुधारने में सफल रहा। अकबर अपने पूर्व के मुस्लिम शासकों की तरह न होकर सहिष्णु शासक था। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अकबर उदार एवं स्वेच्छाचारिता प्रकार का शासक था। उसने अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था, सेना, वित्त, न्याय शासन व्यवस्था आदि के क्षेत्र में अनेक सुधार लाए। इन्हीं सुधारों में एक मनसबदारी व्यवस्था था, जो अकबर के शासन को सुदृढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित हुआ। मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता आगे विस्तार रूप से वर्णित है, तो चलिए देखते हैं क्या है। मनसबदारी की प्रथा। अकबर से पहले के शासकों ने सैन्य व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया, अतः जिस समय अकबर गद्दी पर बैठा उस समय मुगल सैन्य व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। सैन्य संगठन नाम मात्र का था। सैनिक अधिकारी उतनी संख्या में सैनिक नहीं रखते थे जितनी उसके लिए निर्धारित की गई थी। जरूरत पड़ने पर वे आम नागरिकों को सेना का ड्रेस पहनाकर सेना में शामिल कर लेते थे। ये सैनिक शिक्षा से बिल्कुल अनभिज्ञ होते थे। इनको संचालित करना सेनापतियों के लिए कठिन हो जाता था, अतः ये किसी काम के नहीं थे। अपने निजी स्वार्थ के चलते अधिकारीगण सेना में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करना चाहते थे। अकबर ने इसमें सुधार करना चाहा तो कई अधिकारियों ने इसका विरोध भी किया। अतः अकबर समझ गया कि इन कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों पर अंकुश लगाना होगा तथा सेना का संगठन नए सिरे से करना होगा। अतः उसने सेना के संगठन पर विशेष ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मनसबदारी प्रथा का जन्म हुआ। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मनसबदारी प्रथा शुरू होती है। वास्तव में क्या था, तो आप लोग ध्यान से सुने और देखें। मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या स्थान। अकबर की सेना में जो अधिकारी थे उन्हें अकबर की तरफ से पद दिया जाता था, उन्हें ही मनसबदार कहते थे। इन अधिकारियों का पद, वेतन तथा शाही दरबार में उनका स्थान का पता उसके मनसब से चलता था। मनसबदारी प्रथा के बारे में इरविन ने लिखा, इसका उद्देश्य अधिकारियों को प्राथमिकता तथा वेतन क्रम निर्धारित करना था। इससे यह पता चलता था कि मनसब प्राप्त व्यक्ति सेना में है। आदेश के अनुसार राज्य की सेवा में रहना उनका मुख्य कार्य था। कुछ विद्वानों के अनुसार इस व्यवस्था की शुरुआत चंगेज खां से हुई थी। उन्होंने अपनी सेना दशमलव प्रणाली पर गठन किया था, जिसमें सबसे छोटी इकाई 10 तथा बड़ी 10,000 थी। जो भी हो, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के शासनकाल की महान उपलब्धि था। संभवतः 1577 ईस्वी में अकबर ने इसको शुरू किया। इसके साथ जात तथा सवार की भी व्यवस्था शुरू किया।
मनसबदारी का निचला दर्जा 10 का था और सर्वोच्च दर्जा 10,000 का था। बाद में अकबर ने सर्वोच्च दर्जा को 12,000 तक कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में 5,000 से ऊपर के मनसब केवल राजघराने के व्यक्तियों को प्राप्त था, लेकिन बाद में राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, मिर्जा अजीज जैसे बाहरी लोगों के को 6,000 मनसब मिलने लगे। अतः राजघराने के व्यक्तियों को 8,000 से ऊपर का मनसब निर्धारित कर दिया गया तथा 10,000 से बढ़ाकर सर्वोच्च मनसब को 12,000 कर दिया। मनसबदारी प्रथा की मुख्य विशेषताएं। अब यहाँ से इसकी क्या क्या खास विशेषता थी इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनसबदारों को निश्चित सेना रखना अनिवार्य, पहला पॉइंट है ये। तो इसका डिटेल्स में जानते हैं। प्रत्येक मनसबदार को अपने संरक्षण में एक निश्चित सेना रखना अनिवार्य था। किस मनसबदार को कितनी सेना रखनी है यह आदेश राजा देता था। इसके अलावा इसका निर्धारण उनको मिलने वाला वेतन के आधार पर तय किया जाता था। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट देखते हैं। शासन तथा सेना दोनों ही अधिकारियों को मनसब प्रदान करना। अकबर के शासनकाल में अधिकारी तथा सेना में कोई भेदभाव नहीं था। मनसब प्राप्त उच्च अधिकारी चाहे वह किसी भी विभाग से हो, सर्वप्रथम वह सैनिक होता था तथा सेना में उसका पद था। ज़रूरत पड़ने पर उसे सैन्य संचालन भी करना पड़ता था। समय पड़ने पर उन्हें सेना द्वारा बादशाह की सहायता भी करनी पड़ती थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सम्राट की नियुक्ति पदवृद्धि का अधिकार। सम्राट को सम्राट को अपने इच्छानुसार किसी भी मनसबदार को पद में वृद्धि, कमी अथवा पदच्युत कर सकता था। जिस व्यक्ति अथवा मनसबदार से बादशाह खुश हो जाता था उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था, और जिसके कार्यों से बादशाह नाराज हो जाते थे उन्हें नीचे के पदों पर अथवा पदच्युत अथवा दंड देते थे। अब अगला पॉइंट है नकद वेतन देने की व्यवस्था। मनसबदारों को नकद वेतन देने की व्यवस्था किया गया था। कभी कभी आपात स्थिति में वेतन के एवज में जागीरें प्रदान की जाती थी जो अस्थायी नहीं होता था। प्रत्येक मनसबदार को उसका मनसब और श्रेणी के अनुसार वेतन मिलता था, जिससे उसे घोड़ों तथा अन्य जानवरों सहित अपने कार्यालय का खर्च वहन करना पड़ता था। आईने अकबरी के अनुसार इन सारे खर्चों के बावजूद मनसबदार के पास इतना रुपया बच जाता था कि वे शान शौकत से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे। 10 मनसब प्राप्त मनसबदार को पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणी में क्रमशः 100 रुपया, 82.5 रुपया तथा 75 रुपया का मासिक वेतन मिलता था, जबकि 500 के मनसबदार को पहली श्रेणी में 2500, दूसरी श्रेणी को 2300 तथा तीसरी श्रेणी को 2100 रुपया मिलते थे। सरकारी खर्च के बावजूद इन सब अधिकारियों के पास इतना पैसा बच जाता था कि वे अपना जीवन भोग विलास पूर्ण बिताते थे। $500 या उससे ऊपर के मनसबदार को 10 ऊँट, 2 खच्चर, 15 पहिएदार गाड़ियाँ तथा 30 घोड़े रखने होते थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 200 से ऊपर दर्जे के अधिकारी की संख्या 415 तथा निचले स्तर के अधिकारी की मनसबदार की संख्या 1988 बताई है। 10 से 10,000 तक के मनसबदार। अबुल फजल की कृति से पता चलता है कि अकबर ने मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ स्थापित की। कम से कम 10 तथा अधिक से अधिक 7,000 तक के मनसबदार प्रदान किए जाते थे।
5000 से ऊपर के मनसब प्रायः राजकुमारों के लिए होता था। इसमें कुछ अपवाद भी थे, जैसे मान सिंह, राजा टोडरमल आदि। जब्ती प्रथा का प्रचलन। मनसबदारों की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति पर परिवार वालों का हक नहीं था। मनसबदार की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। मनसबदार को उच्च पद पर नियुक्त करना आवश्यक नहीं। किसी भी मनसबदार को पद पर उच्च पद पर नियुक्त करना आवश्यक नहीं था। उदाहरण के तौर पर राजा मान सिंह 7000 मनसब प्राप्त व्यक्ति थे, जो कि अन्य मंत्रियों से अधिक था, लेकिन कभी भी मंत्री नहीं बनाए गए। इसके अलावा अबुल फजल को बहुत कम मनसब प्राप्त होता था, किंतु मान प्रतिष्ठा में वे बड़े बड़े मनसबदार के बराबर थे। कुछ मनसबदार तो सरकारी सेवा में भी नहीं थे, केवल ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बादशाह की सेवा करनी पड़ती थी। काजी और सदर को छोड़कर सभी शाही मनसबदार को मनसब के अनुरूप एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मनसबदारों की अपनी सैनिक की भर्ती में पूरी स्वतंत्रता। मनसबदारों को अपने सैनिकों की भर्ती करने की पूरी स्वतंत्रता थी, इसलिए प्रायः जिस जाति का मनसबदार होता था उसी जाति का सैनिक भी भर्ती करता था। मनसबदारों में बहुत से विदेशी, तुर्क, ईरानी, अफ़गानी और भारतीय राजपूत थे। मनसबदारों को अपने घोड़े तथा अन्य प्रकार के सामान खरीदने पड़ते थे। कभी कभी सरकार द्वारा भी उन्हें ये वस्तुएं प्रदान की जाती थी। इन सभी का समय समय पर निरीक्षण होता था। प्रथम निरीक्षण के समय मनसबदार के पास उपलब्ध घोड़े एवं सैनिकों की सूची तैयार की जाती थी। प्रत्येक घोड़ों के बाएं पुट्ठों पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर होगा बाएं पुट्ठों पर मनसबदार का निशान तथा दाएं पुट्ठों पर सरकारी निशान लगाए जाते थे। तो आप लोग यहाँ सुधार लीजिएगा, बाएं पुट्ठों पर मनसबदार का निशान तथा दाएं पुट्ठों पर सरकारी निशान लगाए जाते थे। इसके अलावा समय समय पर इनका निरीक्षण होते रहता था। प्रत्येक मनसबदार को वेतन मिलता था, जिससे वे अपने सैनिकों को वेतन तथा सैनिक खर्च व्यय करते थे। इन सब व्यय के बावजूद मनसबदार के पास अच्छा खासा रकम बच जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि किस श्रेणी के मनसबदार को कितना वेतन मिलता था। वो इसकी सूची बनाई हुई है मैंने, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। देखिए यहाँ मासिक वेतन के रूप में पद अथवा दर्जा यह है जो 5000 प्राप्त मनसबदार, 3000 प्राप्त मनसबदार, 1000 प्राप्त मनसबदार, इस तरह से है। प्रथम श्रेणी को कितना मिलता था, द्वितीय श्रेणी को कितना मिलता था, तृतीय श्रेणी को कितना मिलता था, और इसके अलावा उन सब मनसबदारों को सेना में कितना खर्च करना होता था, इसकी सूची बनाई हुई। तो 5000 प्राप्त मनसबदार में प्रथम श्रेणी के मनसबदार को 30,000 रुपया, द्वितीय श्रेणी को 29,000, तृतीय श्रेणी को 28,000, उसमें से सेना का खर्च 10,600, जबकि 3000 प्राप्त मनसबदार को 17,000, द्वितीय श्रेणी को 16,800, तृतीय श्रेणी को 16,700 और सेना का व्यय इसे करना होता था 6700 रुपया। जबकि 1000 प्राप्त मनसबदार जो था उसको प्रथम श्रेणी को 8200 रुपया, द्वितीय श्रेणी को 8100, तृतीय श्रेणी को 8000 और सेना का व्यय उसका था 3000 रुपया। जबकि 500 प्राप्त मनसबदार को प्रथम श्रेणी वाले को 2500, द्वितीय श्रेणी वाले को 2300, तृतीय श्रेणी वाले को 2100 और सेना का व्यय 1170 होता था। इस तरह आप लोग देख लीजिएगा, 50 वाला को 50 रुपये प्राप्त मनसबदार तथा 10 रुपये प्राप्त मनसबदार का इस तरह था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, जात और सवार। जात और सवार के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। ब्लॉकमैन के अनुसार जात का तात्पर्य सैनिकों
कि एक निश्चित संख्या से था। यहाँ की होगा दोस्तों, एक निश्चित संख्या से था जो मनसबदारों को अपने यहाँ रखनी पड़ती थी और सवार घुड़सवारों की निश्चित संख्या से थी। इरविन के मत अनुसार जात घुड़सवारों की संख्या तथा सवार एक प्रतिष्ठा था जो जात की भांति एक निश्चित संख्या का घोतक था। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार सवार पद अतिरिक्त प्रतिष्ठा का घोतक था। इनसे मनसबदार निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने के लिए बाध्य नहीं था। अब्दुल अजीज़ के अनुसार जात दर्जा प्राप्त मनसबदार को एक निश्चित संख्या में हाथी घोड़े तथा सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी रखना पड़ता था, जबकि सवार का मतलब मनसबदार को अपने अधीन एक निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने पड़ते थे। ब्लॉकमैन के अनुसार मनसबदार लोग जब निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिक हाथी आदि नहीं रखने लगे तथा जात प्राप्त मनसबदारों में काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया तो इसे सुधारने के लिए अकबर ने सवार दर्जे की स्थापना की। इनके अनुसार जात से यह पता चलता था कि कितनी संख्या में हाथी घोड़े बैलगाड़ी आदि मनसबदारों को रखना है, जबकि सवार दर्जे से यह बोध होता है कि कितनी संख्या में घुड़सवारों को रखना है। मनसबदारों की श्रेणियाँ। मनसबदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया था। 5000 तथा उससे नीचे के मनसबदार 3 श्रेणियों में बटे थे: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी। यदि जात और सवार समान हो तो वह प्रथम श्रेणी में आता था। यदि सवार की संख्या जात की संख्या की आधी हो अर्थात 4000 जात और 2000 सवार तो वह द्वितीय श्रेणी यानी 4000 मनसबदारी कहलाता था। यदि सवार की संख्या जात की संख्या से कम हो अर्थात 4000 जात तथा 1500 सवार हो तो वह तृतीय श्रेणी का कहलाता था। इस प्रकार सभी श्रेणी अलग एवं वेतन में भी अंतर था। दुअस्पा और सहअस्पा भी महत्वपूर्ण था। दुअस्पा मनसबदार तथा सहअस्पा मनसबदार को निर्धारित घुड़सवार से अधिक घोड़े रखने होते थे। हालांकि इसकी शुरुआत अकबर के उत्तराधिकारी के शासनकाल में हुई। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अखिली सेना। अकबर के समय में कुछ ऐसे सैनिकों की व्यवस्था थी जिनकी नियुक्ति एवं वेतन राज्य की ओर से होता था, किंतु वे मनसबदारों के अधीन काम करते थे। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। लास्ट में कंक्लूजन लिखना अनिवार्य होता है, तो हमने कंक्लूजन लिखा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। अकबर एक महान शासक था। भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के बाद उसने सुसंगठित शासन व्यवस्था की ओर अपना ध्यान दिया। केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव कर उनमें स्थायित्व लाया। अकबर की शासन व्यवस्था लगभग संपूर्ण मुगल काल तक चलती रही। इसी में अकबर की मनसबदारी प्रथा शासन को सुदृढ़ रूप से चलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह योग्यता पर आधारित था, कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इससे सम्राट पद को काफ़ी बल मिला तथा प्रतिष्ठा मिला, क्योंकि मनसबदार अपनी अपनी प्रोन्नति के लिए पूर्णतः बादशाह पर निर्भर रहते थे। वे बादशाह के खिलाफ नहीं हो पाते थे जब तक बादशाह में इसे अच्छी तरह संचालित तथा नियंत्रित करने की क्षमता रही, वे सर्वशक्तिशाली बने रहे, नहीं तो यह साम्राज्य के लिए काफ़ी महंगी साबित हुई। कुछ त्रुटियों के बावजूद भी मनसबदारी व्यवस्था अकबर के शासनकाल की उत्तम व्यवस्था था। मनसबदारी व्यवस्था के कारण ही अकबर के बाद भी उसके उत्तराधिकारी प्रजा को एक अच्छी सरकार तथा अच्छा शासन देने में सफल रहे। तो इस तरह से इसको हम लोग असाइनमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से मैंने इतना ही लिखा। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया और बहुत सारी चीज़ों को शॉर्टकट करके लिखा है ताकि आंसर ज़्यादा लंबा ना हो और अच्छा भी लगे। अगर
तो इसके लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि मनसबदारी व्यवस्था की कमियों के बारे में वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसके मनसबदारी व्यवस्था की कमियों या त्रुटियां के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।